डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्रकृति की प्राय सभी देनों में स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन कर इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या घटाने का अमानवीय कार्य भी किया है। आज के इस तकनीकी युग में गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करना काफ़ी आसान हो गया है। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे मां के गर्भ में ही नष्ट कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। भारत में पिछले कुछ दशकों में स्त्री पुरुष लिंगानुपात में आए असंतुलन का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है जो कई और गंभीर समस्याओं की भी जड़ है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। भारत में वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं। वर्ष 1991 में महिलाओं की यह संख्या घटकर 927 हो गई। वर्ष 1991-2011 के बीच महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। फलस्वरूप वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हो गईं। सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखें तो यह वृद्धि भी पर्याप्त नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कुल 217 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक 79 मध्य प्रदेश से, 34 राजस्थान से और 21 हरियाणा से संबंधित थे। वर्ष 2012 में हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की सही जानकारी देने वालों को रुपए 20,000 के पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई। बावजूद इसके वर्ष 2013 में केवल 3 व्यक्तियों के द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग प्राधिकरण को ऐसी जानकारी दी गई। भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिंगानुपात की स्थिति सबसे दयनीय है। पाई पैरा चेंज। वर्ष 2011 में हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर केवल 834 लड़कियां थीं, किंतु वर्ष 2013 में लड़कियों की यह संख्या थोड़ी बढ़कर 900 तक जा पहुंची। इन आंकड़ों को देखकर हम यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या हम वही भारतवासी हैं जिनके धर्म ग्रंथ अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है जैसी बातों से भरे पड़े हैं। संसार का हर प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पर अन्य प्राणियों की बात कौन करे। आज तो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कई कारण हैं। प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे, किंतु विदेशी आक्रमणों एवं अन्य कारणों से महिलाओं की शिक्षा
प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा एवं समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गईं। महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कुप्रभाव समाज पर भी पड़ा। लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे। धार्मिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। इसके कारण संतान के रूप में नर शिशु की कामना करने की गलत परंपरा समाज में विकसित हुई। युवावस्था में प्रेम के फलस्वरूप गर्भधारण को हमारा समाज पाप मानता है। जिस परिवार की किशोरी ऐसा करती है, समाज में उसकी निंदा की जाती है। इसके अतिरिक्त यौन संबंध बनाने की स्थिति में भी महिला की ही निंदा अधिक की जाती है। इसे समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इन्हीं कारणों से लोग चाहते हैं कि भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने की किसी आशंका से बचने के लिए वे सिर्फ नर शिशु को ही जन्म दें। कोई भी महिला अपनी गर्भस्थ संतान को मारना नहीं चाहती, भले ही वह कन्या शिशु ही क्यों न हो, लेकिन परिजन विभिन्न कारणों से उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। भारतीय नारियां तो अपनी कन्याओं को जीवन भर समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की सीख देती हैं। कवि ऋतुराज की कविता में कन्यादान करती हुई एक माँ अपनी बेटी को सीख देती है। कन्या भ्रूण हत्या का एक बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है। लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं। उनकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। दहेज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उनकी हत्या करवा देते हैं। हमारे समाज में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है। पहले महिलाएं पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर होती थीं। परिवार का पुरुष सदस्य ही परिवार के भरण पोषण के लिए धनोपार्जन करता था। अभी भी कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उन्हें सिर्फ घर के काम काज तक सीमित रखा जाता है। संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने के बाद भी उनके प्रति सामाजिक भेदभाव में कमी नहीं हुई है। इसलिए परिवार के लोग भविष्य में परिवार की देखभाल करने वाले के रूप में नर शिशु की कामना करते हैं। भारतीय समाज में यह अवधारणा रही है कि वंश पुरुष से ही चलता है, महिला से नहीं। इसलिए सभी लोग अपनी वंश परंपरा को कायम रखने के लिए पुत्र की चाह रखते हैं एवं उसे पुत्र की तुलना में अधिक लाड प्यार देते हैं। किंतु वे भूल जाते हैं कि उनकी पुत्री भी आगे चलकर मदर टेरेसा, पीटी उषा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि बनकर उनके कुल और देश का गौरव बन सकती है। मृदुल जोशी की कविता माँ मुझे आने तो दे, मैं गर्भ में पल रही एक बालिका अपनी माँ को यह समझाते हुए कि वह भी बड़ी होकर पुरुषों की
तरह सब कुछ करेगी, उससे कहती है स्टॉप।